प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 63A नज़रसानी केस का फैसला बिलाखिर आ गया और ये मुत्तफ़िक का फैसला आया है। 5-0 से ये फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि मुनहरिफ शख्स जो है उसका वोट अब शुमार होगा। अब इसको देखा जा रहा है आइनी तरमीम के तनाजुर में। समझा जा रहा था कि आइनी तरमीम इस फैसले पर इन्हिसार कर रही है। आज इसका जिक्र भी अली ज़फ़र साहब ने अदालत के सामने किया, जिसका बुरा भी माना चीफ जस्टिस साहब ने और तौहीन अदालत की तरफ इशारा भी किया कि ये तौहीन अदालत हो सकती है जो बात आप कर रहे हैं। फिर मुफादात के टकराव का जिक्र भी अली ज़फ़र साहब ने किया। उन्होंने कहा कि तासुर यह है कि इस फैसले से आइनी तरमीम होगी जिससे आपको फ़ायदा होगा और ये आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है, इसलिए आपको नहीं सुनना चाहिए। ये सब बातें भी हुई, लेकिन बहरहाल फैसला आज आ गया और ख़बरें यह हैं कि 8 तारीख को कोई इजलास होने जा रहा है। उस 8 तारीख के इजलास में आईनी तरमीम हुकूमत पेश करना चाहती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस फैसला आने के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम इस तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दे रहे और फिर सवाल उठाया कि इतनी उजलत क्या है, जल्दी की वजह बता दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं अब जाहिर है 25 अक्टूबर, अगर 25 अक्टूबर ही कोई ऐसी वजह है हुकूमत के नज़दीक तो हुकूमत की वजह बयान करने से कासिर है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के सवाल उठा रहे हैं कि उजलत की वजह क्या है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज इसी मौजू पर होने जा रहा है। वो समझते हैं कि आइनी तरमीम हो रही है, ये तरमीम पाकिस्तान के लिए, अदालत के लिए, आइनी ढांचे के लिए ठीक नहीं है और वो समझते हैं कि इससे एक्सटेंशन मिलने जा रही है चीफ जस्टिस को, जिसके खिलाफ वो एहतजाज करना चाहते हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क में चूंकि सूरत हाल ऐसी है, SCO होने जा रही है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, आप इस एहतजाज को मौखर कर दें। तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर आप मौखर कराना चाहते हैं तो फिर आप अपनी आइनी तरमीम भी मौखर कर दें। हुकूमत कहती है कि आइनी तरमीम हम मौखर नहीं करेंगे, आप अपना एहतजाज मौखर करें। आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा भी है कि हम हर हाल में फिर अपना फैसला कल इम्प्लीमेंट कराएंगे और अपने रिट को इस्टेब्लिश करेंगे और फिर कोई हमारे हत्थे चढ़ गया उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। क्या होने जा रहा है कल? तहरीक इंसाफ क्या रिव्यू कर सकती है आज रात अपने फैसले पर, कल के एहतजाज को मौखर कर सकती है? और इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, खुशामदीद। बैरिस्टर उमैर न्याई साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज कहा कि इतनी उजलत क्या है और ऐलान किया कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, सुन लीजिए उन्होंने आज क्या कहा है। हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। एक जमाने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान जमीन पे गिर आएगा। इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके अन्यवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब, एक सादा सवाल किया है आज मौलाना फजलुर रहमान ने कि उजलत क्या है। कल बिलावल साहब ने कहा था कि आइनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाएं तो मामला पूरा तरीके से हल हो जाएगा। ये बयान भी बिलावल साहब का पूरी तरह से समझ नहीं आया कि 25 में ऐसा क्या ट्रिकी पॉइंट है कि पहले पुरअमन हो जाएगा बाद में पुरअमन नहीं होगा, इससे क्या मुराद है और मौलाना के सवाल का क्या जवाब बनता है कि उजलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की या जिस तरह वो हर बार में जा रहे हैं, बहुत सारी तफसीलात सामने रख रहे हैं। क्योंकि हम उजलत तो अब की आप बात कर रहे हैं या मेरे बहुत काबिल एहतराम है मौलाना साहब जिन्होंने ये बात की, लेकिन हमने तो ये सारी चीज़ें, इसमें से बेशतर चीज़ें मिसाक जमहूरियत में लिखी थी। हमारा जो 2024 में जो मंशूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें ये आइनी अदालतों का जिक्र और जिस तरह तरीक़ेकार है आगे लिखा हुआ वो उसमें शामिल है। उस वक्त कौन सी उजलत थी या ये था कि जी आज के दिन ये सब कुछ हो रहा है, या उसमें 25 अक्टूबर का कोई जिक्र था? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट लाई है और हम समझ रहे हैं कि आइनी तौर पर जो हमारे मंशूर में है उसमें उसका जिक्र है आइनी अदालतों का, दीगर चीज़ों का, तो हम जाहिर है उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी रही ये बात कि जी इसको छुप छुपा के किया जा रहा है
या किया जा रहा था, वो जाहिर है उस दिन ये सूरत हाल थी जिस पे हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि जिस तरह सैटरडे को इजलास बुलाया गया, फिर संडे को, और फिर और बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सामने आए, लेकिन हम तो सबके सामने जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं, बार को जा रहे हैं, सख्त जवाबात को फेस कर रहे हैं, उनको सवालात को फिर उनके जवाबात दे रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा स्टांस क्लियर है और हम आइन की बालादस्ती सबसे ज्यादा जो है उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान भर के दौरे कर रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं। शाह साहब, ये बात तो सही है, लेकिन अगर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, आपने कहा कि बहुत ताख़ीर हो गई, आपने मिसाक़ जमहूरियत में लिखा, फिर अब आप समझते हैं कि ऑलरेडी बहुत देर हो गई। जहां इतनी देर हो चुकी है वहां 15-20 दिन हो जाने से एक तो ये एससीओ गुजर जाएगी, तहरीक इंसाफ को एहतजाज उनका मौखर हो जाएगा, पुराने तरीके से हो जाएगा, मौलाना के साथ कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, मौलाना ऑन बोर्ड आ जाएंगे। तो ये इतने सारे फायदे भी तो हैं अगर 15-20 दिन लेट हो जाता सर। जी बिल्कुल, इस पे बात की जा सकती है। अगर पीटीआई ये मौक़िफ़ रखे कि जी चले अभी आप ना लाएं तो हम सारे एहतजाज मौखर कर देंगे, तो इस पे बात की जा सकती है। ये एक अच्छी तजवीज़ है जो मौलाना साहब ने भी दी है, या आप भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा पीटीआई की कि वो इस फैसले के बाद कि जी चलें इस तरमीम को आगे कर दिया जाता है, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। पीटीआई का जो तर्ज सियासत रहा है वो सबके सामने रहा है। एक तो बड़ी माजरत के साथ, जाहिर है न्याजी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं वैसे बड़ा एहतराम करता हूँ इनका, लेकिन झूठ की सियासत रही है, और झूठ इतने तवातर से बोले पीटीआई वाले कि वो सच का गुमा हो, प्रेशराइज करें जो इदारे हैं, अदालतें हैं, इदारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बस जो ये कह रहे हैं वो सच है। जो कुछ इन्होंने दावे किए, हुकूमत में रहे, क्या किया इन्होंने? उस वक्त आप देख रहे थे कि जितने बाई इलेक्शंस हो रहे थे वो हार रहे थे। वो जी एक डोनाल्ड उसका लिया एक इन्होंने बयान, और जी गुलामी नामंजूर। आपने सर दो ही जुमलों में काफी सारे सवाल पीटीआई के लिए उठा दिए हैं, लेकिन आपका जो सबसे अहम सवाल है शाह साहब वो ये है कि कौन जिम्मेदारी ये देगा कि अगर हम इस आईनी तरमीम को मौखर करते हैं तो आप भी अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। तो इसका जवाब तो न्याजी साहब से ले लेते हैं। उमैर न्याजी साहब, क्या तहरीक इंसाफ बहुत संजीदगी के साथ अगर कहा जाए आपसे कि हम आईनी तरमीम को मौखर कर रहे हैं 20 दिन के लिए, आप अपने एहतजाज को मौखर कर देंगे? असद भाई, बुनियादी तौर पे देखें, ये तरमीम जो ला रहे हैं इनकी अपनी है ही नहीं। जिन्होंने इन्हें दी है उन्होंने इन्हें टाइम स्केल के साथ दी है और इनकी मजबूरी है। ये वाला इख्तियार इनके पास है ही नहीं कि ये इस चीज़ पे बात कर सकें। वो जिधर से ऑर्डर आया इन्होंने वो इम्प्लीमेंट करना है। तभी तो देखें इतनी बड़ी फैसिलिटेशन हुई है कि 63A का रिव्यू भी फिक्स हो जाता है। और क्यों फिक्स होता है कि सारे प्रोसेस को किसी तरह से इंश्योर करना है। मौलाना साहब का इन्हें पता चल गया था फौरन ही, जिस वक्त पहली दफा अमेंडमेंट ले हुई थी कि जी उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं होना, तो ये दरवाजा इन्होंने खोलना ही खोलना था, क्योंकि नेशनल असेंबली के फिगर मैनेज कर भी लें तो सेनेट का मसला था, सेनेट के वोट भी इसी तरह से। साहब, इसमें दो बातें ना, एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये इनका प्लान नहीं है, स्क्रिप्ट है। चले आपकी अगर फर्ज कीजिए बात मान भी लें, तो अगर हर तरफ से ये हो जाता है, आप तो माने ना ये कि आप अपना एहतजाज मौखर करेंगे अगर ये आईनी तरमीम मौखर होने का ऐलान होता, तो कहीं से भी हो। एतराज है ना, वो तो बेसिकली इस असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन पे है, जिसके बारे में मौलाना साहब ने खुद कहा कि ये जाली पार्लियामेंट। तो हमारा वही एतराज मौजूद है। देखिए, इलेक्शन पिटीशन आज 85 से जायद पड़ी हैं। आप एक महीना दें, उन 85 इलेक्शन पिटीशन का फेट डिसाइड होने दें। वो डिसाइड हो जाता है तो लेजिटिमेसी भी असेंबली को आ जाएगी और फिर बेशक टेबल कर लें आईनी तरमीम। मगर जब तक बुनियादी मसला हल नहीं करेंगे, देखें 8 फरवरी का इलेक्शन डिस्प्यूटेड है। आपको चाहे उसे कोरिलेट आपने अपनी डिमांड का स्कोप बढ़ा दिया है। ऐसे उमैर न्याजी साहब, पहले आप कह रहे थे कि ये एहतजाज आईनी तरमीम के खिलाफ हो रहा है, अब आपने अपनी डिमांड्स का स्कोप बढ़ा के 8 फरवरी के इंतखाबात पर भी ले गए, यानी आपने मौखर नहीं करना है एहतजाज। एहतजाज बिल्कुल उसके खिलाफ है। मगर देखें, आईनी तरमीम पास किसने करनी है? उस असेंबली ने पास करनी है। और असेंबली देखें, एक डिस्प्यूटेड असेंबली किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बुनियादी ये हक किसका है?
आपके बेसिकली अवाम ये आपको मैंडेट देती है, तो आप उस पे आईनी तरमीम लाते हैं ना। कोई मेंबर बीमार हो जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर एक जज साहब बतौर एहतजाज कमेटी में शिरकत नहीं कर रहे और मखसूस हालात बने हुए हैं कोर्ट के अंदर। आप नहीं समझते कि इतने अहम मामला को टेकअप करने से पहले उन हालात को ठीक करने की जरूरत है? उसका कोई तो रास्ता होगा। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ज़रूर कमेटी में शिरकत करनी चाहिए थी और अपना एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड कराना चाहिए। मिनट्स बाकायदा लिखे जाते हैं और तारीख बन रही है, तारीख का हिस्सा बने। इसी तरह मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे जज हैं। क्या ये अच्छा होता कि इस बेंच का हिस्सा होते और वो अगर 4 जजेस एक साइड पे हैं, उन एक जज साहब की भी कोई आ जाती, जो इख्तलाफी नोट आ जाता, तो वो पढ़ने के काबिल होता। वो मतलब इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। तो मैं समझता हूँ कि जब तारीख़ रकम हो रही होती है तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो अक्सरियत है वो किधर है और आप अक़लियत में, आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए और रोल प्ले होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो इस एनालॉजी पे ये बात हो रही है कि कमेटी जब कोई फैसला करेगी तो वो करेगी मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी से बात ये भी तो हो सकता है ना कि 3 मेंबर्स की कमेटी है, उसमें से जो 2 कह रहे हो, तो इसका मतलब ये सवाल पैदा होता है कि क्या 2 मेंबर्स बैठ सकते हैं कमेटी में? यानी 2 मेंबर्स की कमेटी हो सकती है? मैं वही बात, ये एक वैक्यूम रह गया था और वैक्यूम रह गया रूल्स बनाने में। हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। लेकिन जो रूल, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो रूल बनाया गया उस पर एक मेरी अर्ज सुन कहिए सर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये था कि रूल्स बनाएगी कमेटी जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगी, कोई और इदारा नहीं बनाएगा, कमेटी बनाएगी। कमेटी ने रूल्स नहीं बनाए। रूल्स अगर कमेटी बना देती और ये वैक्यूम फिल कर देती तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब चूंकि इस एनालॉजी पे उन्होंने किया कि कोरम तो 2 का पूरा है, लिहाजा बार बार हमने मैसेज भेजा, वो नहीं तशरीह किसने की है? जबरदस्ती नहीं, मतलब मैं अपनी तौर पे नहीं, वैसे ये जो अभी तो ये हुआ है ना, कोरम को पूरा करार दिया गया ना, मेरा ख्याल है कि करने का इख्तियार क्या कमेटी के पास है या एक सिंगल चीफ जस्टिस के पास? नहीं, ये कमेटी दो मेंबर्स बैठे होंगे जिनमें चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि हमारा कोरम पूरा है। अगर उनका फर्ज कर लें तीसरे ऑनरेबल मेंबर का, हम ये समझते हैं कि वो इस पे नहीं है, इस कंसेंट नहीं दे रहे और वो इसके अगेंस्ट है जो बेंच बनाया है, तो फिर भी 2-1 से तो बनता है। तो इसलिए कोरम की हद तक मैं समझता हूँ कि ठीक है। चलिए नासिर शाह साहब, आपने सुना अभी उमैर नियाजी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना तो हमारा हक है, और वो ये कहते हैं कि जी और फिर एसईओ की सेहत पर भी कुछ सवाल जो है उमैर नियाजी साहब ने उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब मोहसिन नकवी साहब ने जो आज कहा है, उन्होंने कहा कि जी सख्ती से निपटा जाएगा। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है। क्वेश्चन मैं अपना फिर उसके बाद फ्रेम कर देता हूँ, सुनिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। अच्छा नासिर साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक तो ये है कि जो प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको आने दिया जाए, वो डी चौक पहुंचेगा, एक सड़क बंद हो जाएगी, उस सड़क में कोई 10-12-15 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जमा हो जाएंगे और बाकी पूरा शहर खुला होगा। दूसरा मंजर ये है कि पूरा शहर बंद हो, आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हों, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हों, पूरा शहर जाम हो चुका हो। जो मेहमान हमारे आए हैं उनके लिए कौन सा मंजर ज़्यादा खौफनाक होगा सर? देखें, आप उमैर नियाजी साहब को बार बार फंसा रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो जो पीटीआई का कोई शुरफा कैडर है उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा पीटीआई का असर होता है तो उनको आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं जिम्मेदारी कि वो क्या बयान देंगे। कल को उनको शोकाज मिल जाएगा। आपके इल्म में है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को तरक्की मिल रही है, उन्हीं लोगों को आगे लाया जा रहा है पीटीआई में जो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव हों, बहुत माजरत के साथ बदतमीजी करें, तो वो बहुत आगे आ जाएंगे। लेकिन चले देखें, 2 इशू है सीधे सीधे। जब मुल्क की बेहतरी की बात हो, तो ना एग्रेसिव है ना बदतमीजी करते हैं, बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं।
वो मैं वही कह रहा हूं, इसलिए ये अच्छे उसमें शुमार होता है ना। तो आप इनसे ले रहे हैं कमिटमेंट कि जी अगर वो आगे कर देंगे तो एहतजाज नहीं हुआ, कि एहतजाज तो इन्होंने इस वजह से थोड़ी कर रहे हैं, तो इनके अपने दूसरे बहुत सारे पीटीआई के अज़ाइम है, इस वजह से हो रहा है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि अगर कोई बाहर से मेहमान आता है या कोई दोस्त ममालिक आ रहे हैं, या वो जो एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जिसमें चाइना के प्रीमियर आ रहे हैं, दीगर बहुत सारे ममालिक के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, उसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको चाहिए कि वो रिक्वेस्ट करें चेयरमैन पीटीआई को, या उनके साथ बात करें, उन्हें समझाएं। लेकिन जो बहुत मुश्किल है कि वो समझ सके इस बात को कि वो खुद ही इसको मौखर कर दें, जो इनकी इस तरह का एहतजाज है, कि उसके बाद कि दिन भी यही है, सब कुछ यही रहना है, एहतजाज बाद में भी हो सकते हैं। अदरवाइज मैं एक बात जरूर समझता हूं कि ये एहतजाज नहीं होगा, और अगर किसी ने करना चाहा भी तो उसको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक मुल्क की, एक स्टेट की रेट का इशू है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और वो मेहमान आ रहे हैं। लेकिन रोकने के लिए शाह साहब जो अभी तरीका इस्तेमाल किया गया था रावलपिंडी वाले एहतजाज में, उसका तो उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट आया था ना सर। हर जगह आंसू गैस के शेल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको शहर पूरा बंद है, गलियों तक में कंटेनर्स लगा दिए हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, जी मैं उस पर अर्ज कर दूं, देखें ये बिल्कुल सूरत हाल होती है जो जाहिर है, लेकिन इससे यही किया जा सकता है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं या जिस तरह की उनको कहा जाता है, जो डायरेक्शंस मिलती हैं, वो इस हद तक नहीं होती कि सिर्फ ये एहतजाज करें, अपना रिकॉर्ड कराएं, जो भी है वो होना चाहिए जमहूरियत में, लेकिन ये उससे फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जो वायलेंस है, इनका जो दीगर वो स्पीचेस की हेटेड स्पीचेस आप सुनते हैं, दीगर चीजें हैं, उसकी वजह से इनको ये इजाजत नहीं मिल रही। मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत दफा, मैं एक वर्कर हूं सियासी, कि पीटीआई जब तक पीटीआई नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ पुरअमन, तब तक ये सूरत हाल को फेस करते रहेंगे। और ये जो इनका एक सीनियर कैडर है जो पॉलिटिकल नॉर्म्स को समझता है, उसको आगे आना पड़ेगा। यहां तो ये होता है कि अगर कोई अच्छी बात इनमें से कोई करता है तो फिर वो अडयाला से उसके खिलाफ बात आ जाती है, उसके खिलाफ उसको चेंज कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, और वो जो एक एग्रेसिवनेस है, जो तालीमात का हिस्सा है, जो भी ये रही हैं, जो पहले इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी, बहुत सारी खराफात थी लेकिन इस हद तक नहीं थी, तो इस पे अमल हो। दूसरा भी आप बात कर रहे थे ये आइन की, जो ये 63A का है, देखिए वो बिल्कुल सिंपल है कि उसको अदालतें आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आइन में लिखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, अगर कोई अपना वोट उसके खिलाफ इस्तेमाल करे तो उसको डी-सीट कर दिया जाए। ये कहां लिखा है कि उसका वोट भी जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा? जब इस तरह के फैसले होंगे, अदालतें बड़े एहतराम के साथ जब अदालतें इस तरह के फैसले देंगी कि मनपसंद फैसले हों, पब्लिक प्रेशर पे फैसले दे दिए जाएं, क्या इंसाफ ये है कि जो भी प्रेशर हो सोशल मीडिया पे और उसके तहत फैसले दे दिए जाएं? क्या ये इंसाफ है? जिस तरह ये रिजर्व सीट का फैसला दिया गया था कि रेट या प्रेयर थी SIC वालों की और सीटें दे दी गई पीटीआई को, उसके बावजूद ये था कि चलें आपने दे दिया, फैसला कर लिया, आइन में लिखा है कि 3 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लें, उसको 3 दिन से बढ़ के 15 दिन कर दिया गया, जो आइन में कहीं नहीं लिखा 15 दिन कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो फिर तो जाहिर है उस पर एतराजात तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही है सर, लेकिन अब ये बात तो ठीक है, इस पर तो मेजॉरिटी ऑफ दी पॉलिटिशियंस और बाकी तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि ये मुनासिब फैसला है 63A का, और वो फैसला शायद ठीक नहीं था। लेकिन एक जो टेक्निकल डिबेट है वो तो कमेटी के हवाले से ही हो रही है, लेकिन इसमें आज जो जिक्र हुआ है मुफादात के टकराव का, कि ये बेंच चीफ जस्टिस साहब को अपनी सरबराही में नहीं बनाना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो खत लिखा था, उन्होंने भी कहा था
कि खुद चीफ जस्टिस ने प्रपोज किया था कमेटी में कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बनेगा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सरबराही में बेंच बना लिया। आज अली जफर साहब ने कहा कि ये तो मुफादात का टकराव है क्योंकि आप इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। क्या ये नुक्ता अली जफर साहब का काबिल कबूल होना चाहिए था कोर्ट को या नहीं? इस पर मैं पाशा साहब की राय लेता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, मौलाना ने तो कह दिया कि हुकूमत का साथ वो इस मामले में अभी नहीं दे सकते, यानी तासुर ये मिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि अभी वक्त लगेगा जो मुसवदा आप तैयार कर रहे हैं। क्या हम सही समझ पाए हैं कि अभी आप 8 तारीख या 7 तारीख को कोई इजलास आ रहा है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है? 9 महीने से ज्यादा लगा था शायद, तो जब लगा था तो इसको कम से कम इतना वो करिए कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं जिस पार्टी की तरफ से उसको पब्लिक होना चाहिए ताकि पब्लिक कंजम्पशन आए इस पे, और हमें पता चले कि क्या करना क्या है, पब्लिक की क्या राय है। पब्लिक की राय हमसे इत्तफाक करती है। मैं एक शख्स हूँ या मेरे साथ जो चंद अगर वकील हैं वो चंद इस्ताद हैं या पार्टी के अंदर जो है ना कुछ अफराद है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी राय कोई ऐसी एब्सोल्यूट है। उस राय को जो है वो उस पब्लिक के अंदर जब भेजेंगे और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी रोशनी में हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जल्दबाजी का मुजाहरा करना जो है मेरा। तो कामरान साहब, आप कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को अगर कोई इजलास होता है तो आप उसके लिए तैयार नहीं हैं अभी? जाहिर तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। अगर फर्ज करिए कि उसमें कोई अटेम्प्ट होगी तो फिर हम अपनी जो है ना उसमें जो है जो हमारा तरीकाकार होगा, जो पार्टी वजह करेगी, फिर उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे जिस तरह से भी हमको चलना। कामरान साहब, जो जहां हुकूमत के बहुत सारे वफूद आपके पास आ रहे हैं और इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश हो रही है, वहां क्या इस नुक्ते पर भी बात हुई है कि ये इजलास किस तारीख को बुलाना है? और क्या हुकूमत ने कहा है कि हम इसको 8 को बुलाना चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त की है क्या आप उससे पहले अपना काम मुकम्मल कीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी दोस्त ने नहीं बताया कि 8 तारीख को जो है ना वो कोई इजलास है। कम से कम मेरे सामने मेरी मौजूदगी में या मुझे किसी दोस्त ने ये सर नहीं कोई बताया टाइमलाइन और इसके अलावा दी गई है JUI को? नहीं कोई, हम देखिए डेडलाइन पे हम नहीं कर सकते। डेडलाइन पे तो आज मौलाना का मौका बड़ा क्लियर आ गया ना। उन्होंने कह दिया कि जल्दी किस साथ ये जो आप ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है ना, इसको ये शंघाई ग्रोह की कॉन्फ्रेंस जो है इसको गुजरने दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट अभी तक जो ना ऑफिशियली शेयर नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट की मंच है वो शेयर करें, फिर उसके ऊपर हम आपस में डिबेट करें, फिर पब्लिक की डिबेट के नतीजे में जो कुछ आए, पब्लिक के साथ साथ बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, इन सब का जो है इनपुट आनी चाहिए। और कामरान साहब, कोई अभी तक कोई मुसवदा किसी हद तक आप उसको तैयार कर पाए हैं या शेयर कर पाए हैं PTI के साथ या बिलावल साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ? पीपल्स पार्टी की तरफ से आज भी जो है ना वो नवीद कमर साहब की तरफ से मुझे मैसेजेस थे, बल्कि बाद में बात भी हुई है। मैंने खुद भी उनको मैसेज किया, बाद में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी है हमारी। उस कमेटी में ज़ियाउर रहमान साहब हैं मेरे साथ, तो वो आज नहीं थे। कल तक मैं खुद नहीं था, मैं कोटा में था, और आज ज़ियाउर रहमान साहब DI खान में थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ ज़िया साहब से, और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके साथ कब बैठ सकूंगा या हमारी कमेटी आपके साथ कब बैठ सकेगी, तो देख लेते हैं। मगर इतनी जल्दी जिस तरह से वो बताई जा रही है जल्दी, इतनी जल्दी में गलतियों का इम्कान होता है, और गलतियाँ जो है ना फिर वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फिर इसकी दुरुस्ती मुमकिन नहीं होती इस तरह से कि जो है वो मिनटों के अंदर वापस अगर हमने कोई गलती कर दी तो मिनटों के अंदर जो है ना दुरुस्ती भी हो जाएगी। इसके लिए फिर जो है ना 2/3 मेजॉरिटी जो है रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल सही है। 2/3 लोगों की जो है ना वो खाली हाजिरी को मुमकिन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है आप, और ये न जाने दोबारा 2/3 मेजॉरिटी कब हो सके। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कामरान साहब के अगर हुकूमत 8 तारीख को कोई तरमीम लाना चाहती है तो उसको फिर इन्हिसार करना पड़ेगा सिर्फ मुनहरिफ लोगों पर जिनका वोट आज काउंट करने का ऑर्डर आया है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहता पाशा साहब, फिर आपको जाना भी है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपके ख्याल में मुफादात के टकराव का नुक्ता जो अली जफ़र साहब ने आज अदालत में उठाया है वो दुरुस्त है कि ये तरमीम होगी, ये जो आज आप फैसला देंगे इससे तरमीम होगी और उसके आप बेनिफिशरी हो सकते हैं? देखिए ये बहुत आगे चले गए, इस बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मफादात का क्या टकराव है, और मैं नहीं समझ रहा कि बार बार सियासतदानों पे ये उछाली जाती है बात।
अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा वकूआ हुआ है तो उसका मैं नहीं कहता, लेकिन तमाम सियासतदानों को ये कह देना कि ये जनाब बिकाऊ माल है और ये मुनहरफ हो जाएंगे, पैसे ले लेंगे और ये अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाएंगे, और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में मैं बड़ी सेनेट के 50 लोगों से 65 लोगों में मेरी अर्ज़ सुने, ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में जो कि इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का कोई मेंबर छोड़ के जाएगा। वेरी डिफिकल्ट। ये आपको नहीं लगता? पीटीआई को तो लगता है कि कुछ छोड़ के चले जाएंगे। मेरा ख्याल है नहीं, दे आर कुछ लोग तो उनसे राब्ता कटा हुआ है पीटीआई का। कटा हुआ मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे फिर उनकी ट्रोलिंग होनी है ना सर, अगर उन्होंने कुछ पैसे लिए नहीं लिए व्हाटएवर में भी किसी दबाव में आ गए, आई डोंट नहीं, ज़मीर तो खैर ये ज़मीर नहीं जागता, ज़मीर भी हमारा नहीं जागता, ज़मीर भी हमारा नजरिया ज़रूरत पे जागता है, ज़मीर बिला वजह नहीं जागता, नजरिया ज़रूरत इस पे आ जाता है। उमैर नियाज़ी साहब ये फरमाइए कि अब ये अगर अब मौलाना का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया और अभी कामरान साहब भी बता रहे हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि 7-8 SU से पहले तो कम से कम उनकी तरफ से वोट डालने की कोई यकीन दहानी करवाई जाए, तो सर मेरा सवाल यह है कि फिर तो अब सारा डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, यानी पीटीआई के लोगों के ऊपर कि अगर वो मुनहरिफ होते हैं तो ये तरमीम होगी। कितने लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में नहीं हैं अभी तक? देखिए, हमारे वो चेयरमैन कौर साहब ने ऑलरेडी हामिद भी साहब के में कहा था, 2 के अलावा सब लोग हमारे नेशनल असेंबली में राब्ते में हैं। और देखिए एक और चीज जो मेजर नोट करने वाली है ना, इस दौरान अभी चले 63 डे वाला फैसला तो इत्तेहाद में भी दरार है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त ज्यादा समझ रहा है कि बिलावल साहब इसको एंग्शियसली परसू कर रहे हैं, जो उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि इनका इसमें से नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे टेबल भी दोबारा डुबाएगी। नासिर हुसैन साहब, अगर फर्ज कीजिए मौलाना फजल रहमान नहीं मानते और जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई अभी आपने सुन ही लिया कामरान मुर्तज़ा साहब को, तो सर ये पूरा इन्हिसार करना पड़ेगा मुनहरिफ लोगों पे। ये कितनी सेहतमंद होगी ये तरमीम अगर हो भी जाती है उन लोगों को मिलाकर, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग की बहस जन्म लेगी, इससे ज़मीरों को जगाने, मंडियां लगाने या बेचने के इल्ज़ामात लगेंगे, तो आप कितना फिर पुरुमीद होंगे इसकी सेहत के हवाले से कि जी बड़ी ज़बरदस्त ये तरमीम हुई है? देखें, एक तो ये जो 8 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मुझे तो इल्म नहीं है कि उसमें कोई इजलास बुलाया जा रहा है या अभी तक हमें इत्तला नहीं है। मे बी आप तक इत्तलात हों और उसमें कुछ सदाकत भी हो। मौलाना साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मेरा सोर्स है, चले मैं आपको इतना कह देता हूं कि वो 8 का इरादा रखते हैं। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब भी, और उनकी राय का हम एहतराम रखते हैं और इसी वजह से चेयरमैन साहब इस पे उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, सीनियर हमारे जो लीडरशिप है, वो भी उनके साथ डेली मशावरत में है शामिल कि एक दूसरे को कायल किया जा सके। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करूँगा कि ज़ाहिर है हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब हमारे बहुत सारे दोस्त आज ये बात कर रहे हैं। आपको एक सेनेट का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन याद होगा कि जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, उनके नंबर ज़्यादा थे। जब वो वहाँ पे खड़े हुए तो वो ज़्यादा नंबर थे, जब वोट आए तो उनके नंबर कम हो गए। तो बड़े उससे कहा जाता था पीटीआई की तरफ से, जी लोगों के जो ज़मीर हैं वो जाग गए हैं। तो अब अगर कोई फैसला अगर कोई करता है उनके खिलाफ तो वो उसका ज़मीर बिकता है, और अगर उनके साथ कोई देता है तो उसका ज़मीर जाग जाता है। अब ये तो बड़ी अजीब सी एक मंतक है। दूसरी बात जो आप राय पूछ रहे थे, जो ये बेंच बना उसके लिहाज से, तो देखें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इस तरह के फैसले आए कि जिन पर लोगों को भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब है कि कहा कुछ जाता था, फैसला कुछ आ रहा है, वो किस तरह है। अभी आप इस पे तो बात हो रही है कि जी इन्होंने कैसे 3 रुकनी ये बना लिया या बेंच कर लिया। इससे कुछ दिन पहले ही एक फैसला आ गया था जिसका ना रोस्ट्रम में जिक्र था ना कोई और चीज़ थी, आपके इल्म में है, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस भी लिया।
और जी, एक वजाहत जो आई चीफ थी। जस्टिस जो मौजूदा हैं जी। उनको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये वो चीफ जस्टिस हैं जिसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन हुए, जिसने अपने इख्तियारात नीचे दिए और पहली दफ़ा जो लाइव इन्होंने प्रोसीडिंग्स दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं जैसे आपसे कहूं, आज बड़े मेरे सीनियर हैं अली जफर साहब, जिस तरह उन्होंने कहा कि नहीं हम इसमें हिस्सा नहीं लेते और एतराज़ कर दिया, क्योंकि उनके इल्म में था कि आइन को कैसे कोई अदालत कह दे कि जो आइन में लिखा हुआ है वो गलत है और हम अपनी तशरीह करेंगे। नियाज़ी साहब, ये जो काज़मी साहब थे, मुस्तफ़ैन काज़मी, जिन्होंने कल रोस्टम पर जाके ये सब किया, जिसको चीफ जस्टिस ने कहा कि बदतमीज़ी की है, ये पीटीआई को कहते हैं मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पीटीआई की हिमायत उनको हासिल है या पीटीआई सपोर्ट करती है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया? बतौर वकील आप क्या समझते हैं? देखिए, ओवरऑल आप सिचुएशन को रीड करें। जो अली जफर साहब के साथ आज उन्होंने बातें की, ठीक है, ओवरऑल उसके बाद आप देख लें, आप खुद इस चीज का फैसला कर लें, क्या इस बेंच में उनका बैठना बनता था? देखिए, लोगों को, आप लोगों का सेंटिमेंट ही नहीं समझते। चले आप मुस्तफैन साहब पे पीटीआई का लेबल लगा लें, ठीक है, पीटीआई के साथ ही है, ठीक है ना, मैं नहीं डिनाई करता कि वो पीटीआई के नहीं है, मगर बात ये ओवरऑल चीज का देखें, इधर सोसाइटी पूरी जो है ना डिस्ट्रॉय होने जा रही है, जस्टिस का फैब्रिक खत्म हो रहा है, ठीक है, हम और एक डिबेट में पड़े हुए हैं। मसला देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स आप बना रहे हैं, ठीक है, बनाएं, 100 दफा बनाएं, मगर पहले उसकी मोडेलिटीज तो देखें, चीज तो देखें। क्या आपके मुल्क में आईनी अदालत पहले मौजूद नहीं है? आज आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उन जजेस को जो है ना अबेंडन करने के लिए एक आपने फोरम और तलाश कर रहे हैं ताकि उन्हें सजा मिले, फिर आप जजेस को पोस्ट आउट करने की बातें कर रहे हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, मगर खाली किस लिए करना है कि हमने जस्टिस सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये हर दफा हर आमिर की ख्वाहिश होती है कि अदलिया उसके जो है ना इशारों पे चले, मगर अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के डायनामिक पिछले 50 साल के और से आज हो रहे हैं। देखिए, आज जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था वो एक डिफरेंट डायनामिक्स में हुआ है। इंसान सोच ही नहीं सकता कि इस तरह से भी हो सकते थे वोट, इस तरह से लोगों को पढ़ सकते हैं बगैर कैंपेन के, वरना हमेशा से हायरार्की रही है। हमारा एक पेट्रनेज का सिस्टम रहा है, उस पेट्रनेज के तहत लोग जहाँ पार्क होते हैं वो उसी तरह से जाते थे, मगर लोगों ने सारी अपनी एफिलिएशन को भुला के निकल के जो है ना उन्होंने वोट डाले हैं और अपने आप काउंट कराया है, और ये शऊर आ गया। हमें उस शऊर को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम देखें, हर बंदा जवाबदेह है। अगर हम जवाबदेह नहीं बनेंगे, हम कहें कि नहीं जी सिर्फ कंटेम्प्ट है, तो फिर किस तरह निज़ाम चलेगा, मामलात कैसे चलेंगे? और ये देखें, दूसरी बात, अगर मुस्तफैन साहब की बात बुरी लगी थी तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट के अगेंस्ट प्रोसीड करते ना बुनियादी तौर पे। तो इससे नजर आ रहा है कि आपका अदल का निज़ाम कितना वीक हो गया सही है कि आप मौके पे कुछ कर भी नहीं सके। फिर अगर बात बुरी है, आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं ना कि मैं उसे कंडेम करूं, तो कोर्ट जो बेंच खुद अगर एग्रीव्ड है, उसमें क्या बेंच ने किया है? सही है। चलें इस पर कामरान मुर्जा साहब, आप एक तो जो अब सिचुएशन बन रही है और एक तरफ एहतजाज हो रहे हैं, आज मौलाना ने कहा भी कि एहतजाज का रास्ता न लें, SCO होने दें, पाकिस्तान के मुफाद में है। दूसरा ये है कि आपके आईनी तरमीम को सपोर्ट ना करने के नतीजे में इस बात का खदशा बढ़ जाएगा कि लोगों के, दूसरी पार्टियों के लोगों के ज़मीर को जगा के नंबर पूरा किया जाएगा और उसको पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे रही है। आपके ख्याल में ये अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी हो रही है? क्योंकि फारूक एश नाइक साहब ने आज अदालत में खड़े होकर ये कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो जमहूरियत के लिए अच्छी है, दूसरे मुल्कों में समझा जाता है कि इससे जमहूरियत मजबूत होती है। आपके ख्याल में हॉर्स ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? सर, इससे बुरी चीज़ कोई भी नहीं है। देखिए, आप पार्टी के टिकट पे आते हैं, पार्टी का वोट होता है जो आपको मिलता है। मुमकिन है कि आपको कुछ वोट आपकी अपनी वजह से भी मिलता हो, मगर बहरहाल आप पार्टी के कैंडिडेट होते हैं और सबको पता होता है कि आप कहाँ के कैंडिडेट हैं, इसलिए आपको वोट दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है उस शख्स का कोई हक नहीं होता कि वो वोट जो है पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ दे। और वैसे भी ये बद इखलाकी है, गैर इखलाकियत तो मैं नहीं कहूँगा, बद इखलाकी कहूँगा इसको। और बद इखलाकी के जो है ना जब एक दफ़ा हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ना वो इस पार्लियामान का वक़ार जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा। उस पार्लियामान के वक़ार के साथ साथ जो है इस मोहतरम सुप्रीम कोर्ट का वक़ार भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जब लोग बाद में मिलाएंगे, जब आप कह रहे हैं कि 8 को शायद इजलास बुलवा रहे हैं, तो 8, 10, 15 जब भी ये इजलास बुलवाएंगे और उसके बाद जो कुछ भी होगा तसलसल के साथ वो सब कड़ियाँ जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी
उसके नतीजे में जो है लोगों की जुबानों को आप नहीं रोक सकेंगे, तो मोहतरम अदालों का, दो दस्तूरी अदालों का वक़ार जो है बहुत हद तक खराब होगा। सर ये इसका जो आईनी तरमीम है इसका वकार क्या होगा अगर मुनहरिफ लोगों को साथ में लाकर ये तरमीम लाई जाती है? तो आईनी तौर पर तो वो हो जाएगी, चलिए तरमीम, कुछ लोग उन्होंने वोट कर दिया, उनका काउंट भी हो गया अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, लेकिन उसकी हैसियत कैसी होगी? उसकी हैसियत ज़ाहिर है उस वजन के साथ होगी कि जिसमें जो लोग जितना जो बाज़ औक़ात ये होता है कि बाकी चीज़ें अगर अच्छी भी हों और उसमें एक आध कतरा किसी ख़राब चीज़ का डल जाए तो लोग अच्छी चीज़ को भी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो है ना लोगों की सोच शायद इस तरफ जाएगी कि नहीं, इसमें जो है ना इसके ऊपर जो एतमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इस तरीके से जो है सारा काम हुआ था। तो खराबी जो है वो अल्टीमेटली ये मुल्क के लिए और कौम के लिए ये खराबी होगी, इसलिए अब भी इससे रुक जाया जाए तो बेहतर है। इंतज़ार कर लिया जाए, चीज़ों को पब्लिक किया जाए, लोगों की इनपुट ली जाए, सारी पार्टियों को एक जगह पे बिठाया जाए और उसके बाद जना नताज टाइम के साथ निकाले जाए। बिल्कुल, जल्दबाजी हरगिज़ न की जाए। नासिर हुसैन शाह साहब, सर आपकी राय अब बताइएगा। फारूक एच नाइक साहब, क्या पार्टी पॉलिसी बयान करें कि हॉर्स ट्रेडिंग तो बड़ी अच्छी चीज़ है और हॉर्स ट्रेडिंग मगरबी ममालिक में तो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती है, आप ऐसे ही समझते हैं सर और पार्टी भी यही समझती है? देखें, फारूक एच नाइक साहब जो है हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने जो बात की है वो एक दो पैराए के लिहाज से, जिस तरह आपने देखा कि इंग्लैंड में जो एक फैसला हुआ जिसमें उनके जो एक रुकन थे उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया, तो उसको तो बड़ी अप्रिसिएशन मिली। तो वो इस तरह की मिसालें दे रहे हैं, कोई वो वाली हॉर्स ट्रेडिंग को वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में किसी ने मिस कोट किया है उनकी इस स्टेटमेंट को। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करूँगा कि अभी आप कह रहे थे कि मुस्तफ़िन काज़मी साहब पर क्या एक्शन लेगी पीटीआई, तो मैं अपने छोटे से तजुर्बे के लिहाज से कह रहा हूँ कि अब आप उनका कोई ओहदा देखेंगे थोड़े दिनों में और उनको कोई तरक्की मिलेगी पीटीआई में, जिस तरह का उनका कंडक्ट रहा कल और जिस तरह उन्होंने बदतमीज़ी से चीफ जस्टिस साहब और वहाँ पे बदतमीज़ी की जस्टिस साहिबान के साथ, फिर धमकी दी कि बाहर 500 वकला खड़े हैं, आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देंगे। तो जो मेरी बात थी कि सिर्फ प्रेशर के तहत फैसले नहीं होने चाहिए, कि पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, लोगों में क्या है, इंसाफ के साथ फैसले होने चाहिए। जो आइन है, जो कवानीन है, जो हकायक हैं, जो सबूत हैं, उनके तहत जब फैसले होंगे तो फिर जाहिर है वो देर पा भी होंगे। वक्ती तौर पर हो सकता है उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस हो, कोई ये सोशल, जिस तरह ये ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है, इस तरह की हो, लेकिन वो मुतमईन होंगे कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे फैसले आए हैं, आप देख लें कि अगर अदालतों का इंसाफ इतना ही बेहतर है जिसके लिए आज सब ये कह रहे हैं, तो जैसे वो तहरीक चली थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए और दीगर जस्टिस साहिबान के लिए, और जिसमें बड़े नारे लगते थे कि ये अगर बहाल हो गए तो जी रियासत होगी माँ की जैसी, तो क्या रियासत हो गई माँ की जैसी? क्या सबको इंसाफ मिल गया? यहाँ तो हमने देखा कि इस तरह के फैसले आए कि बगैर किसी जुर्म के लोगों को सजाएं दे दी गई, लोगों को जेलों में डाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पे एक वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया। गिलानी साहब को हटा दिया गया, जिसके लिए अब अतर मिनोल्ला साहब कह रहे थे कि उनको गलत तरीके से हटाया गया। इस तरह और बहुत सारी नज़ीरें यहाँ पे मिलती हैं। अभी आप देख लें कि फैसले किस तरह के आ रहे थे। तो अगर आईनी अदालतें होंगी जो बेशतर ममालिक में हैं तो एक अच्छी बात होगी। हम तो कहते हैं आईनी अदालतें वफाक के साथ साथ सूबों में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, जो दूसरे कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर सकें। लेकिन शाह साहब, उसमें एतराज़ अब ये हो रहा है ना कि अगर आप उसको एग्जेक्टिव के अंदर कर देंगे, यानी आईनी अदालत के जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस हैं उसको अगर एग्जेक्टिव अपॉइंट करेगी तो उसके नतीजे में फिर वो शायद ख्वाब तो आपका शर्मिंदा ताबीर ना हो सके कि जो आप देख रहे हैं वो, तो फिर कंट्रोल्ड किस्म की अदालत बनने का खदशा मौजूद रहेगा। देखिए, हमारा सिर्फ मौक़िफ़ एक है कि जो आइन में लिखा हुआ है, जो पहले से सारा कुछ यहाँ पे था, अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो शिकें डलवाई इसमें, जब 18वीं तरमीम आ रही थी या दीगर जो तरामीम आई, अगर उसके बाद सब अच्छा हो गया
सबको इंसाफ मिल गया तो ठीक है। अदरवाइज यही जिन जस्टिस साहिबान की सब तारीफें करते हैं, ये जितने भी हैं, ये सब वो हैं जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं या सीनियर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जो उस प्रोसेस के तहत आए हुए हैं जिस प्रोसेस को आज अगर लाया जा रहा है तो उस पर एतराजात हो रहे हैं। और उसमें बहुत सारे वो हैं जिनको ये खुद जिनके लिए कह चुके हैं सही है, लेकिन सर ये माजी की गलती लोग हैं, आप खुद भी चाहेंगे कि इन्होंने अपने तरीके कार से लाए हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, बैसर उमैनिया साहब, हजरत पाशा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।